दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों एक सवाल दिल्ली में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि हर जगह पूछा जाने लगा है कि नवंबर के बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की उस विरासत का क्या होगा जिस विरासत ने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्तासीन होने का मौका सिर्फ स्टेपनी के तौर पर दिया, रथ के सारथी के तौर पर कतई नहीं दिया। लेकिन क्या अब रथ का सारथी चूक गया है? और क्या रथ का सारथी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से कदम बढ़ा दिए हैं? अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इसलिए भी ढकी छुपी नहीं है क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2024 तो छोड़िए, 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बिहार के मामले में अलग अलग समय पर अलग अलग इंटरव्यू में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए होगा, लेकिन ये समय बताएगा कि उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड का समय अब आ गया है? क्या जनता दल यूनाइटेड अब विसर्जित होने की कगार पर पहुंचती हुई दिख रही है? निजी तौर पर जनता दल यूनाइटेड के जितने भी बड़े नेताओं से बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके मन में संशय है कि चुनाव के बाद क्या होगा। और यह संशय इसलिए नहीं है कि बिहार की राजनीतिक फिजा जनता दल यूनाइटेड के विरोध में जाकर खड़ी हो गई है। यह संशय इसलिए भी नहीं है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के या राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में कोई एक तरफा माहौल खड़ा हो गया है, बल्कि यह संशय इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरह से पब्लिक अपीयरेंस कम हुई है, जिस तरह से नीतीश कुमार अब सीधा संवाद नहीं करते, मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देते, कोई मीडिया बाइट नहीं देते, किसी सम्मेलन या सभा में बोलते हैं तो बेहद कम और लिखे हुए शब्दों को बोलते हैं। उसके बाद की परिस्थितियां अब ये साफ साफ जाहिर कर रही है कि जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता की दहलीज के बेहद करीब पहुंच रही है और उधर राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो अब तक इस बात को लेकर कम से कम मुतमईन हुआ करती थी कि नीतीश कुमार जब तक है तब तक बिहार की सत्ता पर बीजेपी नहीं घुस सकती, अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को अब ये काम कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर खुद ही ये बीड़ा उठाने पर विवश होना पड़ा। जरा जेडीयू की परिस्थितियों को देखते हैं कि जेडीयू बनी कैसे, तब काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड विसर्जित कैसे हो रही है। जेडीयू का फॉर्मेशन समता पार्टी के रूप में 1994 में हुआ। लालू यादव के खिलाफ बिहार में पुराने समाजवादियों और गांव गांव में फैले हुए समाजवादी कार्यकर्ताओं का जो एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क में उस वक्त के लालू यादव में एक अलग तरह का व्यवहार दिख रहा था। सत्ता कहीं ना कहीं संगठन की पूछ को कम होने, पुराने कार्यकर्ताओं की अहमियत कम होने और कुछ लोगों की नजर में आदर्शों से विचलित होने की स्थितियां पैदा कर रही थी। लिहाजा जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 14 सांसदों ने मिलकर समता पार्टी बनाई। यही समता पार्टी 2003 आते आते जनता दल यूनाइटेड में कन्वर्ट हो गई। तब शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल का एक धड़ा भी इसी समता पार्टी के साथ आकर मर्ज कर गया। उसके बाद जो चुनाव हुए, खासकर पिछले 4 विधानसभा चुनाव को हम देखें, जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए, उसे हम देखें तो उसे देखने के पहले एक चीज जरूरी हो जाता है कि 94 में बनी हुई समता पार्टी 2004 तक यानी जदयू के फॉर्मेशन तक चली कैसे। तो 2004 तक, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सहयोगी दल की भूमिका में थी। यूं कहे कि एनडीए संयोजक ही डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कई लोगों को लग रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस के और अटल बिहारी वाजपेयी के साझा नेतृत्व में यदि कहा जाए तो वो सरकार चल रही थी। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व वहां बचा रहा। 2005 आते आते बिहार में लालू यादव के 15 साल के शासन के खिलाफ एक माहौल बना और उस माहौल ने बिहार में विपक्ष को मौका दिया। स्वाभाविक है कि उस वक्त तक रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, इन तमाम पदों पर बैठ चुके नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग के बीच मंडल आइडेंटिटी के साथ, जनता दल परिवार की विरासत के साथ एक मजबूत नेता के तौर पर
या लालू यादव राबड़ी देवी के विकल्प के तौर पर उभर चुके थे, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें नेता मानने में, उनके चेहरे के पीछे चलने में गुरेज नहीं किया और नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर नया बिहार नीतीश कुमार ठोस बहुमत अब की बार के नारे के साथ बिहार की सत्ता से लालू यादव की जगह, लालू परिवार की जगह या राजद की जगह एनडीए की सत्ता में, वहां पर एनडीए वहां सत्ता में बैठ पाया। और जब सत्ता में एनडीए आ गया तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2005 नवंबर 2005 की बात मैं कर रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें। 2010 पहले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र था, उस उपलब्धियों के आधार पर जनता झूम रही थी 115 सीटें। 243 सदस्यों की विधानसभा में जेडीयू 88 2005 में और 115 2010 में पहुंच गई, यानी 122 के बहुमत के मैजिक फिगर के बेहद करीब पहुंच गई। 2015 में लालू यादव के साथ अलायंस कर लड़ी, केवल 101 सीट ही लड़ी, तब भी 71 सीटें जीती। लेकिन 2020 में सीधे 43 सीटों पर लुढ़क गई। कैसे लुढ़क गई? क्योंकि चिराग मॉडल का प्रयोग हुआ। चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बातें करने लगे, नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ने की बातें करने लगे और नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर टारगेटेड तरीके से जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर चुनाव लड़ने लगे। नतीजा यह हुआ कि जनता दल यूनाइटेड 243 में 43 पर सिमट गई और उसके बाद से नीतीश कुमार के सियासी अंत की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई। लेकिन नीतीश कुमार ने 5 सालों तक कभी राजद के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिलकर इस सत्ता के 5 सालों का सफर करीब करीब पूरा करा दिया। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 2020 में पूरा नहीं हो पाया, वो 2025 में कैसे पूरा हो सकता है? और 2025 के उस मिशन के लिए बीजेपी के लिए जरूरी क्या है? और जो चीजें बीजेपी के लिए जरूरी है, क्या वही जनता दल यूनाइटेड के खात्मे का कारण है? और जेडीयू जब खत्म होगी तो राष्ट्रीय जनता दल भी करीब करीब खत्म होने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी। ये बात भी तय मानिए। बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी की रणनीति क्या है, इन सब को समझने के लिए सबसे पहले इस पर नजर रखना जरूरी है कि 2025 के नवंबर में बिहार की जनता कैसा मैंडेट देती है। 122 का मैजिक फिगर क्या जनता दल यूनाइटेड के बिना एनडीए को हासिल हो सकता है? मतलब जेडीयू साथ लड़े और जेडीयू की सीटों को किनारे भी कर दिया जाए, क्या तब भी 122 मिल सकता है? यदि तब भी 122 मिल सकता है तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड के बिना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अगर उसके बिना नहीं मिलता तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 122 मिल रहा है? उस परिस्थिति में भी जनता दल यूनाइटेड का विसर्जन हो रहा है, क्योंकि जेडीयू का अस्तित्व सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। सत्ता छूटी, जनता दल यूनाइटेड खत्म। सत्ता छूटी, जेडीयू के कुछ लोग इस पाले में तो कुछ लोग उस पाले में। जो समाजवादी धारा की राजनीति करने वाले हैं, स्वाभाविक है कि वो राजद के साथ और दूसरे पाले में जाएंगे। जो लोग दूसरे पाले की राजनीति करने वाले हैं, मतलब सुविधा की राजनीति करने वाले हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति, किसी भी सूरत पर में लोकसभा विधानसभा पहुंचते रहे, वो राजनीति करने वाले हैं, उनकी स्वाभाविक पसंद भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। तो ये जेडीयू की स्थिति है कि सत्ता छूट सकती। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बिना जनता दल यूनाइटेड के सत्ता तक पहुंचने का सपना कैसे पूरा होता है, क्योंकि इसी के साथ जेडीयू के अस्तित्व का फैसला होना है। तो पहली बात तो ये जो मैंने बताया कि बिना जेडीयू के, बिना उसके आधार के, बिना उसके विधायकों की संख्या के चुनाव बाद की परिस्थितियों में 122 का आंकड़ा छोटे सहयोगियों के साथ पूरा हो जाए, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि चुनाव बाद की परिस्थितियों में जो बिहार में छोटी पार्टियां हैं, मतलब 5 पार्टियों को आप छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी तो खुद की बीजेपी की ही पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, तीसरी पार्टी राजद, चौथी पार्टी कांग्रेस और पांचवा लेफ्ट पार्टियां। इन 5 पॉलिटिकल फॉर्मेशन को छोड़ दे तो इनके अलावा जो दोनों गठबंधनों में या दोनों से अलग लड़ रहे दल हैं, जिनको सिंगल डिजिट में ही सीटें मिलनी है, चुनाव के बाद वो कभी भी 10 की संख्या पर वे विधायक जिताकर नहीं ला सकते। वैसे दलों पर यदि आप नजर डालें
तो बीजेपी की चाहत जरूर होगी कि ऐसे दलों के पास किसी भी सूरत में 30 से 40 सीटें वो जीत करके विधानसभा में पहुंचे, चाहे उनका गठबंधन कोई भी हो या अलग लड़े। तो ऐसे में कौन कौन से दल हो सकते हैं? क्योंकि जिनकी संख्या छोटी है उनके विधायकों को तोड़ना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि पिछली बार एमआईएम के 5 में से 4 विधायक को राजद ने तोड़ लिया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। उसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों को जनता दल यूनाइटेड ने 2015 में तोड़ लिया था, उनके 2 विधायक थे। रामविलास पासवान की पार्टी के विधायकों को भी जब 3 विधायक थे, ज्यादातर को जनता दल यूनाइटेड ने तोड़ लिया था, 2010 की बात करें तो। छोटी पार्टियों के विधायक दरअसल दल बदल कानून की संख्या को बाईपास करते हुए वैधानिक तरीके से दल बदल में सहायक होते हैं, लेकिन जिनकी संख्या 20, 25, 30, 40 होती है उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। कांग्रेस के 19 विधायक थे पिछली बार, 19 में 13 की संख्या पूरी नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी पूरी नहीं हो पाई कि कांग्रेस को तोड़ दे। जनता दल यूनाइटेड के 43 विधायक थे, 43 को तोड़ने के लिए 29 विधायकों की जरूरत थी, वो संख्या पर बीजेपी पहुंच नहीं पाई, लिहाजा पिछले विधानसभा में यानी मौजूदा विधानसभा में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। राजद के पास 75 थे, तोड़ना असंभव था। तो सिंगल डिजिट में जो पार्टियां आने की संभावना दिखाई दे रही है जिनकी, उनके विधायकों की संख्या 30, 35 या 40 तक हो, ये बीजेपी की दिली चाहत होगी कि ताकि वो उनसे तोड़ सके। और ये पार्टियां कौन सी हैं? उसमें एनडीए के अंदर रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी। एनडीए के अंदर ही फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। इंडिया गठबंधन के तहत फिलहाल दिख रही मुकेश सहनी की पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। ये सब पार्टियां हैं। जन सुराज एक पार्टी है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्टी है। पिछली बार भी बसपा के एक विधायक जीते थे, वो जेडीयू में चले गए थे। चिराग पासवान के एक विधायक जीते थे, वो जेडीयू में चले गए थे। मुकेश सहनी के 3 विधायक थे, वो तीनों के तीनों बीजेपी में चले गए थे। तो इस बार बीजेपी की कोशिश है कि तेजस्वी यादव भी अपने छोटे सहयोगी दलों के सामने झुक जाएं, नीतीश कुमार भी एनडीए के अंदर छोटे सहयोगी दलों की डिमांड के सामने झुक जाएं और दोनों ही तरफ से छोटे दलों के विधायकों की कुल संख्या या उसमें जन सुराज को यदि जोड़ दे, जो इन दोनों से अलग लड़ रही है, उसके भी 5, 6, 7 लोग यदि जीत के आते हैं तो उनको भी मंत्री पद का लालच देकर तोड़ दिया जाए या बोर्ड निगम या कोई भी फायदे का सौदा बताकर तोड़ दिया जाए। एमआईएम को छोड़कर, लेफ्ट को छोड़कर तमाम पार्टियों के विधायक, जो छोटी पार्टियां हैं, वो बीजेपी आसानी से तोड़ सकती है। अब उस परिस्थिति में यदि 30 से 40 के बीच विधायक दोनों गठबंधनों के छोटे दल या बसपा जनसुराज को मिलकर के हासिल होते हैं, इनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ, साझा संख्या यदि 30-40 विधायकों की बनती है, तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब सत्ता मिल गई। सत्ता कैसे मिल गई? तो सत्ता इसलिए इस तरह से मिल गई, जो सभी जानते हैं कि राज्यों का राजभवन किसका होता है? राज्यों का राजभवन सत्ताधारी दल, जिनका केंद्र में सरकार होता है, उन्हीं का होता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को गिरा नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी यदि समर्थन वापस ले ले तो राष्ट्रीय जनता दल सरकार का रेस्क्यू कर लेगी। वो राष्ट्रपति शासन के बहाने बिहार को भाजपा के हाथ में जाने नहीं देगी। तो अभी तो नीतीश कुमार की जगह भाजपा काबिज हो नहीं सकती। चुनाव के बाद यदि ये स्थितियां बदली कि भाजपा यदि छोटे सहयोगी दलों के साथ भी 90 सीटों के आसपास रुक गई और 30 सीटें और छोटे दल जो दूसरे गठबंधन में है या सबको मिलाकर के 30-40 सीटें हो गई, तो उस परिस्थिति में 122 का आंकड़ा बीजेपी को छूने की उम्मीद होगी। और जब बीजेपी को छूने की उम्मीद होगी, उस परिस्थिति में राजभवन से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। पूर्व में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और उसके बाद राज्यपाल बनाए गए, जरा उनकी गतिविधियों को देखें। वजूभाई वाला ने, गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जो कर्नाटक के राज्यपाल बने, उन्होंने 2018 में बीएस येदियुरप्पा को, भाजपा विधायक दल के नेता को, सरकार बनाने के लिए बुला लिया। ये अलग बात है कि छोटे दल और निर्दलियों की संख्या ना के बराबर थी, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर के ही बहुमत में थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2019 में सुबह सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में हो गया। देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार 72 घंटे की सरकार बनकर रह गई।
72 घंटे के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। लेकिन वहां भी राज्यपाल कौन थे शपथ दिलाने वाले? राज्यपाल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और ये कोई नई बात नहीं है। एक जमाने में लोकदल के नेता जो बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी देवीलाल, उनके बारे में कहा जाता है कि हरियाणा के गवर्नर, कांग्रेस के राज में बनाए गए गवर्नर जीडी तपासे का कॉलर पकड़ लिया था उन्होंने, गिरेबान पकड़ लिया था, क्योंकि उन्हें सरकार बनाने का न्योता न देकर कांग्रेस के नेता भजनलाल को न्योता दे दिया था। राजभवन के दुरुपयोग की कहानी हर दौर में है। क्या कांग्रेस, क्या संयुक्त मोर्चा, क्या भारतीय जनता पार्टी। बिहार में भी नीतीश कुमार को 7 दिन की सरकार बनाने का मौका गवर्नर विनोद चंद्र पांडे ने वर्ष 2000 में दे दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार को 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया था। लेकिन आज तो ऑपरेशन लोटस का जमाना है। आज एक अलग दौर चल रहा है, जिस दौर में सत्ता को यदि एक बार शपथ ग्रहण हो जाए और छोटे दलों के पास 35-40 विधायक जीत करके आ जाएं, चाहे इधर के हो या उधर के हो या तीसरे पाले के हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है। दिली तमन्ना बीजेपी की है। चिराग पासवान की बार्गेनिंग की स्थिति को आप देख सकते हैं कि उनकी पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। जीतन राम मांझी से रोज कुछ न कुछ बयानों पर वाक युद्ध चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। ये तीनों पार्टियां एनडीए के अंदर बार्गेनिंग कर रही है। मुकेश सहनी उधर बार्गेनिंग कर रहे हैं महागठबंधन में। उन्हें 60 सीटें चाहिए। बिहार में 243 में 1/4 यानी 60 सीटें उन्हें ही दे देंगे तो कांग्रेस लेफ्ट और राजद कहां जाएगी? उन्हें 60 सीटें भी चाहिए और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कुछ सीटें ऐसी है जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत दावेदारी है और कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ रही है। चर्चा है कि कांग्रेस को दे भी दी गई है, जिससे वो खासे नाराज बताए जाते हैं। दूसरी खबर यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी को ज्यादा सीटें न देनी पड़े, क्योंकि अंततः वो ऑपरेशन लोटस का ही शिकार होना है उनके विधायकों को। तो तेजस्वी यादव को भी अभी से संभावना दिखाई दे रही है कि छोटी पार्टियों को कम से कम टिकट दिया जाए। तो मुकेश सहनी की पार्टी, पारस की, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, इस तरह की पार्टियां कम सीटें जीते, बहुजन समाज पार्टी का असर कम हो, इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश में दलित समाज से अपना नेतृत्व दे दिया है। महादलित समाज से वो डिप्टी सीएम के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। जो चर्चा है कि उचित समय पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ सकती। तो इन सारी परिस्थितियों में सत्ता तो नीतीश कुमार के हाथ से छूटती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता तो एक ही परिस्थिति में बनती हुई दिख रही है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे। वो तभी दिख रही है कि गठबंधन भले ही अलग हो, लेकिन राजद और जदयू के विधायकों की संख्या चुनाव के बाद कुल मिलाकर 122 या 122 से ऊपर हो, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान विफल होता है। लेकिन ये तो जनता, सीटों के समीकरण, चुनाव की परिस्थितियां, चुनाव के माहौल, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है कि आखिर बहुमत का फिगर राजद और जदयू के विधायक मिलकर पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 80 सीटें कम से कम खुद जीतो, 80-90 सीटें, और छोटे दल दोनों गठबंधन के जो न्यूट्रल है वो तीनों, वो सब मिलकर 35-40 जीत लें और फिर राजभवन से न्योता हासिल करके बहुमत हासिल कर दिया जाए। ये कोशिश बीजेपी की है और इन सभी कोशिशों में जनता दल यूनाइटेड का विसर्जन होता हुआ दिख रहा है। जब जेडीयू का विसर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो सवाल यह है कि जेडीयू के विधायक, अगर भाजपा के हाथ में सत्ता चली भी गई, मिशन 225 का नारा बीजेपी लगा रही है और इन 225 को छोड़िए, यदि 243 में 200 सीटें भी बीजेपी को आ गई, एनडीए को आ गई, जैसे वर्ष 2000 में एनडीए को 206 सीटें मिल गई थी, 115 जेडीयू और 91 बीजेपी, वो हालात बन गए कि 200 सीटें भी अगर एनडीए को आ गई, उसमें उन 200 सीटों में जेडीयू 75-76 पर ही रुक गई, तब भी तो 124-25 सीटें एनडीए को हो जाती है, बीजेपी प्लस लोजपा प्लस मांझी प्लस उपेंद्र कुशवाहा। तो इस परिस्थिति में भी 75 या 74 विधायक लेकर के भी नीतीश कुमार कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को के मुख्यमंत्री को शपथ लेता हुआ मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल भी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार को भाजपा के हाथ में जाने से रोकने की स्थिति में नहीं होगी। तो ये हालात बने हुए हैं जब सहयोगी दल की नजर सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पर,
अपना मुख्यमंत्री बने, ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 25 दिसंबर 2024 को, जी हाँ, महज 6 महीने पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में कही थी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के लिए और बनाने के लिए तो लोग पगड़ी भी बांधते हैं, अयोध्या जाकर पगड़ी भी खोल देते हैं। लेकिन क्या पगड़ी खोल देने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मिशन भी छोड़ देती है? कतई नहीं। ये बिहार के हालात मौजूदा दौर में बने हुए हैं और इसी हालात के बीच अब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला आ गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आम आदमी के पास दस्तावेज होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी जन्म तिथि को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल, तब भी जन्म तिथि के पक्ष में दस्तावेज देना होगा। ये परिस्थितियां जब बिहार में चुनाव आयोग बनाता हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद कहने के लिए बचता क्या है कि आखिर किस मकसद से ये किया जा रहा है? जेडीयू के वोटर के बीच भी बेचैनी है, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के वोटर के बीच भी बेचैनी है, कुछ हद तक भाजपा के वोटर के बीच भी बेचैनी है। बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने से सिर्फ और सिर्फ तभी रोकने की परिस्थितियां बनेंगी जब जनता दल यूनाइटेड 70 पार सीटें जीते और राजद भी 50 से ऊपर रहे। अब ये हालात बनेंगे नहीं बनेंगे वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड चुनाव के बाद विसर्जित होती हुई दिख रही है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और जो बचे हुए हैं वो डोलड्रम में बने रहो। नालंदा जिले के 2-4 विधायक नीतीश कुमार के साथ लॉयल्टी दिखाते नजर आए। ये हो सकता है चुनाव के बाद। हालात बहुत अनुकूल नहीं है। मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच में जब चुनाव हो जाते हैं, जब जनमत आ जाता है, तो विधायकों को मंडल की याद भी 5 साल बाद आनी है, कमंडल की याद भी 5 साल बाद आनी है। 5 साल तो सत्ता सुख भोगना है, चाहे जिसके साथ मिलकर भोगने की स्थिति हो, चाहे जिसके साथ भोगने की स्थिति में ईडी और सीबीआई का डर खत्म होता हो। तो यही मौजूदा दौर में बिहार के हालात हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के आसार बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। तो चमत्कार को नमस्कार करने की स्थितियां नीतीश कुमार अपने पक्ष में बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, इसी पर जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व फिलहाल निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।